राजस्थान से श्री दीपक जोशी, शिक्षक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दांडूसर, बीकानेर। जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय काफी वो बदहाल स्थिति में थी। सांपों और बिच्छों वाली जब मतलब इस तरह की स्कूल के भाई इस स्कूल में तो सांप बिच्छू वगैरह निकलते रहते हैं, तो जाने से भी कतराते थे। शुरुआत मैंने अपनी तरफ से की, फिर वो कारवां बनता गया। तो उस स्कूल की मतलब ये मान लीजिए कि काया पलट हो गई। तो सर मतलब अगर अमिताभ बच्चन की भाषा में पूछा जाए कि क्या करेंगे इस धनराशि का जो आपको मिलती है, तो आप बच्चों पे लगा देते हैं वापस से। कई बार ये इस तरह से शब्द यूज़ किए जाते हैं कि भाई आपने बच्चों के लिए इतना किया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मैंने क्या किया, बच्चों ने मेरे लिए किया। नेशनल अवार्ड मिला किसकी वजह से मिला? एक शिक्षक की पहचान किससे होती है? बच्चों की वजह से होती है। वो वाली है, तेरा तुझको अर्पण, भाई आपका है, आपको अर्पित कर दिया। रील की तरफ मत जाइए, रियल की तरफ जाइए। आपके पास जो एक बच्चा जो है वो मात्र एक विद्यार्थी नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा जीवन है। एक सिंपल सी बात है, शिक्षक वही बने जो आजीवन शिक्षार्थी बना रह सके। हमें इतना नॉलेज का है तो फिर गूगल में टीचर में फ़र्क क्या रहा? गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर बच्चे गूगल को ही टीचर बना लेंगे। इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। हमें तो बस ये प्रयास करना है कि जो 40 मिनट की या 40 मिनट की जो क्लास है वो बच्चे मतलब दिल मांगे मोर। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक खासपुरिया। स्वागत है आप सभी का खासबुक पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में है राजस्थान के फुनसुक वांगडू। बिल्कुल सही सुना आपने, फुनसुक वांगडू, क्योंकि जिन पर्सनालिटी से मैं आपको मिलाने वाला हूं उन्होंने 2021 में नेशनल अवार्ड विन करा है बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद सर। राजस्थान से श्री दीपक जोशी, शिक्षक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दांडूसर, बीकानेर। दीपक जोशी सर, कैसे हैं सर? ठीक हूँ सर, आपको नेशनल अवार्ड मिला है, तो सर उसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि नेशनल अवार्ड होता क्या, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी टीचर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल अवार्ड जो है, नेशनल टीचर अवार्ड, एजुकेशन फील्ड का अपने नेशन वाइज अगर देखा जाए इंडिया के हिसाब से, तो ये एजुकेशन फील्ड का सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ सालों में। इसमें जो क्राइटेरिया वगैरह है, एलिजिबिलिटी है, वो काफ़ी चेंज हुई है। तो इसमें कोई भी शिक्षक हो, चाहे वो प्राइवेट फील्ड का हो, गवर्नमेंट फील्ड का हो, कोई भी स्कूल्स, केवी स्कूल है, जेएनयू स्कूल है, कोई भी स्कूल का कोई टीचर है, चाहे वो कोई दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र में भी बैठा हो, तो वो ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकता है। पहले हमारे टाइम तो जो मिनिमम एक्सपीरियंस तो था वो 5 ईयर्स के करीब था, और अब जो एक्सपीरियंस है उसमें मिनिमम जो एक्सपीरियंस जो है, टीचिंग एक्सपीरियंस, वो करीब 10 ईयर्स का है। और बाकी इसमें क्राइटेरिया यही है कि भाई आपका कम से कम 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्कूल में आप पढ़ाते हो, बच्चों से आप कम्युनिकेट करते हो, वो जरूरी है। अगर आप कहीं ऑफिस में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, और अगर आप प्राइवेट ट्यूशन करते हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ये इसकी पहली कंडीशन है। और दूसरा, अगर फिलअप करने की बात है तो हजारों की संख्या में पर ईयर इसमें पूरे नेशन वाइड जो है टीचर अप्लाई करते हैं, और ऑनलाइन होता है सारा कुछ, और हर चीज़ का पैरामीटर होता है, क्राइटेरिया होता है, उसकी नंबरिंग वगैरह होती है। तो दूर से मतलब दुर्गम से दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र का भी कोई टीचर है, अगर वो कोई इनोवेशन कर रहा है और कुछ अच्छा कर रहा है, बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। तो ये जो है नेशनल अवार्ड जो है, ये मतलब भारत सरकार के द्वारा शिक्षकों को जो ये सम्मान दिया जा रहा है, ये अपना आप में बहुत अभूतपूर्व है, बहुत ही मूल्यवान है। इससे आपकी क्या है कि एक पहचान भी बन जाती है, और पहचान बनती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। तो शिक्षक को तो जिम्मेदारियां उठाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से भरना चाहिए, इसको फिलअप करना चाहिए। और मेन इसका जो क्राइटेरिया होता है बस यही होता है कि भाई आप क्या इनोवेट कर रहे हो। इनोवेशन मतलब जो परंपरागत जो शिक्षा पद्धति चली आ रही है उसको बेहतर बनाने के लिए आपने क्या इनोवेट किया है, ये इसमें ज्यादा मेजर करता है। सर, अगर अब मैं आपसे बात करता हूँ ये प्राइज के बारे में, नेशनल अवार्ड के बारे में, तो आप ये जो अवार्ड है किसको डेडिकेट करना चाहोगे सर? डेडिकेशन की अगर बात की जाए तो मैं, जो मेरे मानद गुरु हैं, मैं अपने जीवन में 2 जो
महापुरुष हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। अपने एक तो स्वामी विवेकानंद जी हैं और एक एपीजे अब्दुल कलाम साहब है जी। वही मेरी प्रेरणा है और मैं उनको ही डेडिकेट करना चाहूँगा। आप उनसे उनके बारे में पढ़ते रहते हैं, उनकी बुक्स वगैरह? बिल्कुल पढ़ते रहते हैं, उनके जो अच्छे थॉट्स हैं जी एक एक जो वाक्य है, जी। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, ये एक छोटा सा वाक्य अपने आप में पूरी लाइफ है। इसमें आप इसको अगर आप अपना मतलब मोटिव बना लो तो आप काफ़ी कुछ चेंज ला सकते हो। नो डाउट सर, बिल्कुल सर, यही आपका मोटिवेशन है। दो पर्सनालिटी का आपने नाम बताया। बिल्कुल, एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि अगर आपके ख्वाब छोटे हैं तो वो आपके लिए एक सुसाइड की तरह है। ख्वाब बड़े रखिए, और सपने वो नहीं होते जिनको हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जिनके लिए हम सोना छोड़ देते हैं। बिल्कुल सर, ये काफ़ी है, इन्होंने बहुत अपने जीवन में काफ़ी कुछ किया है देश के लिए। सबसे बड़ी बात है कि इनसे हमें नेशनलिज्म जो होता है, राष्ट्रवाद, सही मायने में जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो अगर आपको सीखनी है तो इनको जरूर पढ़िए आप। तो ये मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं, मैं इनको ही डेडिकेट करना चाहूँगा। सर जब आपको नेशनल अवार्ड मिल रहा था इंडिया के फर्स्ट सिटीजन के थ्रू, मिस्टर रामनाथ कोविंद के थ्रू, तो सर उस टाइम आपकी फीलिंग क्या थी सर? फीलिंग तो अभूतपूर्व था। जिस समय अनाउंस हुआ था उस समय ही परिवार में जो अपने डिस्ट्रिक्ट में समाज में जान पहचान के जो लोग हैं, हमारे जो साथी शिक्षक हैं जी, काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट हुआ था और काफ़ी वायरल भी हुआ था। सबको ऐसा ही लग रहा था कि भाई जैसे ये जो अवार्ड मिल रहा है वो हमें ही मिल रहा है, अच्छा, कि हमारे किसी साथी को मिल रहा है इसका मतलब हमें ही मिल रहा है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, बहुत खुशी हुई थी। अपने आप में अवार्ड अपनी जगह है, लेकिन ये क्या है कि अपने आप में लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो इसके बारे में जब अनाउंस हुआ और हमें सूचना मिली तो उसी दिन ही मतलब कि बहुत भावुक क्षण थे। तो हम सभी के लिए वो भावुक क्षण थे, तो एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और सम्मान जो होता है वो, शिक्षक वैसे सम्मान का भूखा नहीं होता, लेकिन सम्मान जो होता है एक प्रेरणा का भी काम करता है, डेफिनेटली सर, और अच्छा करने के लिए। सर मैंने पढ़ा था कि ये जो अवार्ड है, आप इस अवार्ड को पाने वाले सबसे यंगेस्ट हैं, एज वेल एज जो ये अवार्ड है ये सिर्फ राजस्थान में 2 ही लोगों को मिला था उस टाइम पर। हाँ, उस समय एक हमारे साथी शिक्षक थे पीटीआई जी, उनका भी बहुत अच्छा वर्क था जी, उनका खेल के क्षेत्र में था। जय सिंह जी, बहुत अच्छा वर्क है उनका अपने क्षेत्र में। दूसरा मैं था। तो राजस्थान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे जो आप बता रहे हो कि मतलब सबसे कम मतलब उसमें है। तो सर आपकी जो लाइफ है अवार्ड से पहले, नेशनल अवार्ड से पहले और नेशनल अवार्ड के बाद क्या क्या चेंजेस आए सर इस बीच में? समानता ये है कि पहले भी शिक्षक था और अब भी शिक्षक हूँ, और असमानता ये है कि जिम्मेदारियां बढ़ गई है, बिल्कुल सर, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। तो जो अपने जो प्रोफाइल है जो पहले मतलब कि मोस्टली मतलब स्कूल लेवल पे हुआ करता था, तो वो अब ब्रॉड लेवल पे हो गया। मतलब पहले भी वर्क होता था, पहले भी इनोवेशन होते थे, अब क्या है जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, लोगों से कनेक्शन भी बढ़ गया है, कम्युनिकेशन भी बढ़ गया है, तो उस हिसाब से वर्क भी बढ़ गया है। सर जैसे आपका सब्जेक्ट है जो साइंस है, अब सर साइंस को आपने क्यों चुना? मतलब कि आपका बचपन से ही इंटरेस्ट था या फिर आपने जो आपके यंग एज थी उसके अंदर आपको फील हुआ कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है साइंस के अंदर, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, तो आगे जाके मुझे वैसा ही माहौल क्रिएट करना जैसा मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहता हूँ कि विज्ञान जो है वो अपने आप में एक संकाय मात्र नहीं है, वो अपने आप में एक जीवन है। विज्ञान को पढ़ना नहीं है, उसको जीना चाहिए। और आज का जो समय है, इतना परिवर्तनशील समय है, इतने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, स्टार्टअप्स वगैरह आ रहे हैं, तो उस सब के पीछे विज्ञान है। अगर आप साइंस को केवल एक संकाय के रूप में मत लीजिए, आप उसको एक जीवन के रूप में लीजिए, उसको आप जीने की एक कला है, उसको आप सीखिए, उसको नॉलेज को गेन कीजिए। नॉलेज कहीं से भी मिल रहा है, चाहे आपको रूरल एरिया से मिल रहा है, चाहे आपको कोई कुम्हार से मिल रहा है, चाहे आपके किसी लेबर से मिल रहा है, उस नॉलेज, वो नॉलेज है ना, वो अपने को गेन करना चाहिए, और वो नॉलेज जो है उसको अपने को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जब मैं साइंस फील्ड का ही स्टूडेंट हूँ,
मैं विज्ञान का शिक्षक तो मैं नहीं कहूँगा अपने आप को, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। अभी मैं अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ। और जिस समय मैं स्टडी कर रहा था उस समय मैं विज्ञान का जैसे विद्यार्थी था, तो उसमें ये है कि कुछ कमियां रह गई, कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, मार्गदर्शन की कमी मान लीजिए, गाइडेंस की कमी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, और कुछ मेरी भी कमियां थी। तो जिन चीज़ों को, उपलब्धियों को मैं उस समय हासिल नहीं कर पाया, तो वो मेरे दिमाग में ये थी कि एक शिक्षक के रूप में अपने बच्चों के माध्यम में, विद्यार्थियों के माध्यम से उनको मैं अचीव करूँ। और अपनी तरफ से भरसक ये प्रयास रहता है कि जितना भी संभव हो सके बच्चों को गाइडेंस मिलता रहे, बच्चे इनोवेशन से जुड़े। तो वो मतलब हर संभव जो प्रयास रहता है वो रहता है। तो सर आपकी जो क्लास के अंदर माहौल रहता है बच्चों के साथ में, कैसा इंटरेक्शन रहता है? आप मतलब प्रैक्टिकली समझाते हैं, थ्योरेटिकल समझाते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी को यूज करके समझाते हैं? कैसे समझाते हैं सर आप? देखो, समस्या ये है कि जो टीचिंग लर्निंग जो है ज़्यादातर वन वे हो गई है। ये वन वे नहीं होनी चाहिए, टू वे होनी चाहिए। शिक्षण और अधिगम जो है दोनों साथ में चलने चाहिए। आप शिक्षा दे रहे हैं लेकिन बच्चों को वो अधिगम भी होना चाहिए, वो सीखना भी होना चाहिए। 40 मिनट के टाइम पीरियड में बच्चों को स्कूल क्लास से बांध के रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, खास करके इस सोशल मीडिया के ज़माने में जिसमें मतलब सारा एंटरटेनमेंट ही है। बच्चे सब एंटरटेनमेंट के पीछे भग रहे हैं। तो आपकी क्लास एंटरटेनिंग होनी चाहिए। आपकी क्लास में बच्चे जो हैं वो एंटरटेन करने चाहिए। ठीक है। उन पे अब जैसे एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, मतलब प्रकृति की अगर अपन बात करें तो प्रकृति जो होती है वो विज्ञान की सबसे अच्छी शिक्षिका होती है। उससे बढ़िया शिक्षक विज्ञान का कोई नहीं हो सकता। वो बातों ही बातों में अपनी घटनाओं से, इंद्रधनुष का बनना, पक्षियों का उड़ना, अपवर्तन, परावर्तन, तारों का टिमटिमाना, ऐसी ऐसी परिघटनाएं होती है, गुरुत्वाकर्षण, उनको इतनी चीजों को, इतने कंसेप्ट को, सिद्धांत को ऐसे समझा देती है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम सीख जाते हैं। तो वो ही माध्यम जो होना चाहिए वो क्लासरूम में होना चाहिए। मेरा पूरा प्रयास रहता है, लेकिन कुछ चीजें जो होती है वो हमें बांधती है। जैसे पाठ्यक्रम हमें बांधता है, परीक्षाएं हमें बांधती है, तो उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से भी हमें कुछ करना पड़ता है। तो हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। लेकिन मेरी जो कक्षा जो होती है उसमें एक बैलेंस, संतुलन चलता है। उस संतुलन में क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग भी होती है, करके सीखो विधि। अच्छा। मतलब विज्ञान के जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं उनको करके बच्चों को हम सिखाते हैं। तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके हम बच्चों को काफ़ी विज्ञान के जो जटिल से जटिल कंसेप्ट होते हैं वो उनको सिखा सकते हैं। दूसरा, जॉयफुल लर्निंग भी होनी चाहिए। बच्चे जो हैं जॉयफुल मतलब खुशी महसूस करें उसको सीख के। इसके साथ साथ डिजिटल एजुकेशन जो होती है, अपन जो टेक्नोलॉजी, आईसीटी वगैरह जो है, डिजिटल बोर्ड वगैरह हो गया, स्मार्ट टीवी वगैरह हो गया, आईसीटी वगैरह हो गया, उनका भी अपन यूज कर सकते हैं। तो इन सब का बैलेंस होना चाहिए। वो ही शिक्षण अधिगम जो होता है उसमें मतलब नयापन जो होता है ना, तो उसमें बोरिंग नहीं होती। शिक्षण में नयापन जब आता रहता है और हम कुछ बच्चों को ऐसी अपडेट जानकारी देते रहते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए एक जैसे कक्षा में जैसे ध्वनि का हम बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं, 9th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों को, तो एक फैक्ट्स होता है कि भाई मतलब कि अंतरिक्ष जो होता है उसमें माध्यम नहीं होता और वहाँ पे हमें ध्वनि तरंगे सुनाई नहीं देती है। तो इसमें हम कुछ नया फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत ही रोचक होता है। बच्चों को वो नवीन जानकारी जब मिलती है ना तो बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। उनको ये चीज बताई जाती है कि अगर वहाँ पे वायु होती तो सूर्य जो है ना, धधकता हुआ गोला है, उसकी इतनी तीव्र आवाज हमें कंटिन्यू सुनाई, 100 डेसिबल के करीब आवाज जो है वो हमें कंटिन्यू सुनाई देती। अच्छा। 90 डेसिबल की ध्वनि, जेट विमान जाता है, 90 से ऊपर जो है शोर में आ जाता है। मतलब आप जाग रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको 100 डेसिबल की ध्वनि तो आपको सुनाई देगी सूर्य के धधकने से। और वो हमें क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि वहां पे माध्यम नहीं है। तो नयापन होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। सारा जब बैलेंस बनता है तब साइंस बनता है। और साइंस जो है ये अपने जो राष्ट्र की अगर अपन बात करें तो राष्ट्र की प्रगति सीधे तौर पर साइंस से जुड़ी हुई है।
तो इसलिए विज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर अभी जैसे आपने बहुत सारे गैजेट्स के नाम लिए हैं, स्मार्ट क्लास का नाम लिया है, स्मार्ट बोर्ड का नाम लिया है, डिजिटल चीज़ों का नाम लिया है। तो सर जो पेरेंट्स होते हैं, आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं और सर मोर देन 90% के दिमाग में यही होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं होती है। तो आप जैसे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का नाम ले रहे हैं, तो आप इनको यूज़ कर पाते हैं या फिर आपके स्कूल के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल है? नहीं, बिल्कुल है। मैं जिस स्कूल में भी रहा हूँ, जैसे डांडूसर में रहा तो वहाँ पे भी स्मार्ट क्लासेस थी। अच्छा। मतलब कि मैंने अपने लेवल पे उसको इनिशिएट किया था। उसके अलावा दूसरी जेलवेल स्कूल में थी तो वहाँ पे तो हर क्लासरूम में स्मार्ट क्लास थी। ओके। और अभी जब जो स्कूल में हूँ तो मतलब उसमें क्या होता है कि देखो, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, सरकार, ऐसी बात नहीं है। कई नवाचार उन्होंने किए हैं और संसाधन जो है सरकार जो है अपने स्तर पर उपलब्ध भी करवा रही है। ठीक है सर। लेकिन सारी जिम्मेवारी हम सरकार पे ही नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही। हमें भी आगे आना चाहिए, शिक्षकों को भी आगे आना चाहिए और उसके लिए हम जन सहयोग ले सकते हैं, भामाशाहों का सहयोग ले सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव है, इस कम्युनिटी में पॉजिटिव लोगों की कमी नहीं है। उनको बस इनिशिएट करना, उनको बस हमें ये आभास कराना पड़ता है कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो सही जगह पर लगा रहे हो और इसका यूटिलाइजेशन है। जैसे उदाहरण के लिए मैं जैसे बात करूं तो मेरे एक पैरामीटर था, नवाचार था, जिसमें मैंने 20 गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उसमें स्मार्ट क्लास इनिशिएट करवाई थी। उसमें मेरे खुद के भी पैसे लगे, खर्च हुए थे। जैसे जैसे मैं मतलब ऐसे मान लीजिए कि भाई जो जेब खर्च होता है या जो रोजाना जो खर्च होता है उसको बचा बचा के कुछ स्कूलों में मैंने इनिशिएट किया स्मार्ट क्लासेस वगैरह। कुछ भामाशाहों के सहयोग से किया तो 20 स्कूलों में इनिशिएट किया। तो उसमें प्रति स्कूल जो है 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च आया था। अच्छा। तो ऐसी बात नहीं है। डिजिटल बोर्ड जो है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, इन सब पे मैंने वर्क किया हुआ है और सारी गवर्नमेंट स्कूलों में ही किया हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है। संसाधन जो है सरकार भी उपलब्ध करवा रही है और हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, शिक्षकों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो समाज में जो सकारात्मक लोग जो हैं वहाँ तक पहुँचे और उनको विद्यालय से जोड़ें, पूर्व विद्यार्थियों को जोड़ें, और जो अगर ग्रामीण क्षेत्र के कोई हैं पॉजिटिव लोग हैं तो उनको जोड़ें। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सर अभी जैसे मैंने सुना आपसे, आप स्कूल के बारे में और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं स्कूल के अंदर, तो ऐसा कोई इंसिडेंस मेरे साथ में डिस्कस करेंगे जिसका आपने या फिर आपने अपनी टीम के साथ मिलके काया पलट कर दी, जो पहले कुछ और था और अब जाके देखिए बिल्कुल चेंज है उसमें? हाँ, एक इस तरह से इंसिडेंस है। ओके। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेलवेल, वहाँ पे मैं प्रधानाध्यापक के पद पर रहा था जी। 8th मिडिल स्कूल थी, 8th तक की स्कूल थी जी। तो वहाँ मैं करीब 1.25 साल के करीब रहा था। तो जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय काफ़ी वो बदहाल स्थिति में थी और आसपास के जो मोहल्ले वासी वगैरह जो थे वो उसको मतलब कि एक सांपों और बिच्छों वाली, जब मतलब इस तरह की स्कूल के कि भाई इस स्कूल में तो सांप बिच्छू वगैरह निकलते रहते हैं, तो जाने से भी कतराते थे। बच्चों की स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम थी। तो जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो एक तरह से एक आप उसको मतलब ये समझ लीजिए कि मेरे लिए एक चैलेंज था और वहाँ के आसपास के जो लोग जो थे उनकी मेरे से उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा थी। तो उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया जी। और उसमें काफ़ी मेहनत की मैंने। उसमें मेरे जो शिक्षक साथी हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया जी। और जो भामाशाह वगैरह जो हैं, आदरणीय भामाशाह वगैरह जो हैं, उन्होंने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया जी। और जो मोहल्ले वासी है जो आसपास के हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। आपको इनिशिएट अपनी तरफ से करना पड़ेगा। शुरुआत मैंने अपनी तरफ से की, फिर वो कारवां बनता गया। तो उस स्कूल की मतलब ये मान लीजिए कि काया पलट हो गई। अच्छा। नया कंस्ट्रक्शन भी हुआ, उसमें पूरी मरम्मत वगैरह भी हुई। ठीक है। स्थिति ये थी कि उसके कई पार्ट्स तो ऐसे थे जहाँ पे हमें मतलब जाते समय घुटनों के बल जाना पड़ता था। समझ में नहीं आता था कि इस स्कूल में क्या करवाएं, किसको रिनोवेट करें, किसको गिराएं, किसको बनाएं, समझ से परे था। लेकिन धीरे धीरे वो समझ में आने लगा जी। उसमें मेरे कई साथी वगैरह हैं, उनका भी सहयोग था, भामाशाहों का सहयोग पूरा मिला। तो फिर उसकी काया पलट होगी, वहाँ कहीं हमने इनोवेशन भी किए थे। करीब
45 लाख के जो विकास कार्य हैं उस स्कूल में हुए थे 1.25 साल में। भौतिक संसाधन, शैक्षिक और सह शैक्षिक संसाधन उसमें उपलब्ध हुए थे। वहाँ कई हमने नवाचार भी किए थे, स्मार्टफोन बैंक, टॉय बैंक, स्टेशनरी बैंक, मोरल बुक बैंक। और स्मार्ट क्लास की बात करें तो वहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी था, प्रोजेक्टर भी था, और वहाँ की सारी क्लास में स्मार्ट टीवी थी। और खेलने की व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पे खेलने के लिए भी सुविधाएं जो हैं, खेल सामग्री वगैरह वो भी उपलब्ध हुई थी। तो वो इंसिडेंस मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे प्रयास समय बहुत दिया था उसमें मतलब ये है कि कई बार तो मजदूरों के साथ में खुद को भी लगना पड़ता था। रात तक काम चलता रहता था, उनके साथ ही लगे रहते थे। तो उस वजह से क्या है कि सबका सहयोग था, तो बहुत कम समय में वो जो अचीवमेंट है वो मिला था। और वो आज स्कूल आप खुद जाके देख सकते हो, उसकी फोटोग्राफ्स मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, जो पहले की है जो अब की है। तो काफ़ी चेंजेस है उसमें, आप कह सकते हैं कि उसको कायापलट। लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि जो आदरणीय भामाशाह हैं और जो मोहल्लेवासी हैं, जो शिक्षक साथी हैं, उनका भी पूरा सहयोग था। तो मतलब आपने जो नॉर्मल स्कूल था उसको स्मार्ट स्कूल बना दिया पूरी तरह से? हमने बना दिया। हमने बना दिया। सर, इसके अंदर अभी आपने कुछ टर्म्स यूज करे हैं, फोन बैंक, स्मार्टफोन बैंक, टॉय बैंक, ये क्या चीज़ है सर? स्मार्टफोन बैंक की अगर मैं आपको बताऊं तो स्मार्टफोन बैंक जो है एक नेशनल लेवल का इनोवेशन था। अच्छा। जिस समय मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था तो उसमें जो मेरे को प्राइज मनी मिली थी 50,000 के करीब। अच्छा। तो उस समय क्या कोरोना पीरियड चल रहा था, अब ऑनलाइन क्लासेज की बात चल रही थी। मैंने भी ऑनलाइन पे काफ़ी वर्क किया था, मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया था V4U भारत नाम से। और उसमें कई मैंने कंटेंट वगैरह भी अपलोड किए थे, जो सिलेबस 8, 9, 10 के जो सिलेबस है, ताकि क्या बच्चों को उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कुछ ना कुछ मिलता रहे। लेकिन मैं ऑनलाइन क्लासेज भी लेता था, वर्चुअल क्लासेज भी लेता था, जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से बच्चों को जोड़ता भी था। पहले उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। तो उसमें मेरे को एक चीज़ महसूस हुई कि बच्चे जो है ना, उनके पास में खुद का स्मार्टफोन नहीं है, या तो उनके गार्जियन के पास में भी स्मार्टफोन नहीं है। अच्छा। और या फिर क्या है कि अगर स्मार्टफोन है तो वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है। ये समस्या बहुत आती थी। अब एक तरफ तो हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि हमारे पास जो बुनियादी जो मतलब संसाधन है वो भी नहीं है। तब बच्चों के पास स्मार्टफोन ही नहीं होगा तो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होगी? तब हमने ये सोचा था कि जो जेलवेल स्कूल जो है उसमें ये किया था हमने इनोवेशन। तो वहाँ के जो बच्चे जो थे वो ज़्यादातर श्रमिक परिवारों से, मजदूर वर्ग के, जो निम्न आय वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, उनसे जुड़े हुए थे। अब उनके या तो गार्जियन के पास में स्मार्टफोन नहीं था, या फिर बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं था। बच्चे प्रतिभावान थे, तो उनको जोड़ना था हमें। तब हमने ये इनोवेशन किया था कि हमने एक स्मार्टफोन बैंक बनाया, जिसमें मैंने जो प्राइज मनी है 50,000, उसके अलावा 25,000 और ऐड किए। और 25,000 जो है वो मेरे जो शिक्षक साथी जो हैं, जो हमारे स्कूल की जो और अन्य स्टाफ थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ऐसे करके हमने करीब 26 के करीब हमें स्मार्टफोन मिले थे। अच्छा। और उन 26 के करीब स्मार्टफोन से हमने 72 बच्चे जो है ना, उनको हमने वर्चुअल क्लास से, स्मार्ट क्लास से जोड़ा था। उसका कंसेप्ट ये था कि भाई हम जैसे बुक्स वगैरह इश्यू नहीं करते बच्चों को, तो वैसे हम स्मार्टफोन इश्यू करते थे और बच्चों पर मॉनिटरिंग करते थे कि भाई आप पढ़ो। अगर कोई बच्चा रिचार्ज नहीं करवा सकता है तो हम रिचार्ज भी करवाते थे। और बच्चे का आउटपुट अगर मतलब एक ही मकान के, एक ही घर के 2-3 बच्चे हैं, उनको प्रोवाइड कर दिया तो वो सारे बच्चे जुड़ गए। अब उस पर मॉनिटरिंग होती थी, अगर वो उसका यूज नहीं कर रहे हैं अच्छे से तो फिर उन पे वो बाउंडेशन होती थी कि भाई आप यूज करोगे तो आपके पास रहेगा। तो वो स्कूल की धरोहर होती थी और वो बच्चों को प्रोवाइड की जाती थी, जैसे बुक अपन इश्यू करते हैं वैसे करके हमने वो एक इनोवेशन किया था। टॉय बैंक की बात करें तो टॉय बैंक केवल मैंने अपनी स्कूल में ही नहीं, जहाँ मैं रहा वहाँ पे तो टॉय बैंक हमने एस्टेब्लिश किया ही है। उसके अलावा अभी मतलब कि 25 बीकानेर जिले की जो 25 के करीब गवर्नमेंट स्कूल्स है, उस पर हमने मतलब अंत्योदय फाउंडेशन है, एक मुंबई का कोई फाउंडेशन है, उसके सहयोग से हमने 25 स्कूल्स में टॉय बैंक एस्टेब्लिश किया है। अच्छा। वो जो है प्राइमरी जो क्लासेज होती है उनके लिए वो इनिशिएशन है। ये मेनली जो जॉयफुल लर्निंग जो होती है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये एक इनोवेशन है। और मैं तो कहता हूँ कि
हर स्कूल में, हर गवर्नमेंट स्कूल में टॉय बैंक जरूर होना चाहिए। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। बिल्कुल सही है सर। शिक्षण को जितना आनंददायक बनाया जाएगा, जितना उसको क्रियाशील बनाया जाएगा, उतना ही वो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो ये स्मार्टफोन बैंक, टॉय बैंक के ये कंसेप्ट था। तो सर मतलब अगर अमिताभ बच्चन की भाषा में पूछा जाए कि क्या करेंगे इस धनराशि का जो आपको मिलती है, तो आप बच्चों पे लगा देते हैं वापस से। जैसे अपने स्मार्टफोन लाके दे दिए बच्चों को पूरी की पूरी, और जो धनराशि थी वो लगा दी, उसके बाद भी आपने और पैसे लगाए हैं ताकि जो स्टडीज है उसके पीछे रुकावट ना है। भाई बच्चों से ही मिली थी वो, बच्चों की वजह से ही मिली थी। बिल्कुल सर। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि अब जैसे कई बार ये इस तरह से शब्द यूज किए जाते हैं कि भाई आपने बच्चों के लिए इतना किया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मैंने क्या किया, बच्चों ने मेरे लिए किया। नेशनल अवार्ड मिला, किसकी वजह से मिला? बच्चों की वजह से। एक शिक्षक की पहचान किससे होती है? बच्चों की वजह से होती है। तो वो वाली है, तेरा तुझको अर्पण, भाई आपका है, आपको अर्पित कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने रोजमर्रा की जो जरूरतें होती है, आप कार में सफर कर रहे हो, स्कूटी पे कर लो, मोटरसाइकिल पे कर लो, पैसे बचेंगे, उन पैसों का सदुपयोग कर लो। कई अपने आजीवन, अपने रोजमर्रा के जीवन में अपन ऐसे ऐसे खर्चे करते हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती है। शौकीन, मतलब शौक में ऐसे खर्च कर देते हैं। और वही 1000 रुपये जो होते हैं, अगर हम स्कूल में अगर हम जाते हैं और उनको इनिशिएट करते हैं, वो कितनी बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल सर, किसी की लाइफ चेंज हो सकती है सर उससे। बिल्कुल हो सकती है। मतलब कई है, मतलब स्थिति ये कम्युनिटी में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको बुक्स प्रोवाइड नहीं हो पाती है। स्कूल आना चाहते हैं, लेकिन स्कूल आने के लिए उनको साधन नहीं मिल पाते। भारत जो है, हमारी कंट्री जो है, वो महान है, लेकिन यहाँ पे समरसता नहीं है। ये आप भी मेरे इस बात से आप इत्तेफाक रखोगे। वो समरसता हमें लानी है। समान शिक्षा जो है वो सबका अधिकार है। पैसों की वजह से, अर्थ की वजह से, संसाधनों की वजह से कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। और सबको समान शिक्षा का अधिकार है। अगर डिजिटल बोर्ड जो है वो एक प्राइवेट स्कूल में हजारों रुपए देके बच्चा अगर पढ़ रहा है, तो वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को भी वो उपलब्ध होनी चाहिए। तो शिक्षा जो है ये व्यवसायीकरण से दूर हो, उतना ही अच्छा है। वही सर, शिक्षा एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है। बिल्कुल जी सर। सर मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्लास के अंदर हेल्प करा बच्चों के साथ में, तो सर आपने कुछ डिस्कवरी करी ऐसी जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट? देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं एक शिक्षक हूँ। मैं, ठीक है, आप विज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी अपना आपको मानता हूँ। अगर कोई इनोवेशन की अगर बात की जाए, तो ऐसा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं कि मैंने भी कोई कोरोना की वैक्सीन खोज ली तो ये मेरे लिए मतलब संभव भी नहीं था, ना मैंने किया है। लेकिन इतना है कि मैं ये मानता हूँ कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम अगर नहीं बन पाया, तो मेरा कोई विद्यार्थी बन जाए तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन इतना जरूर है कि हमने 42 के करीब, हमने मतलब मैंने और मेरे विद्यार्थियों ने मिलकर 42 के करीब हमने इनोवेटिव वर्किंग मॉडल तैयार किए हैं। अच्छा। वर्किंग मॉडल का मतलब होता है बाकायदा वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है। मतलब ये नहीं होते जन्माष्टमी, मतलब जन्माष्टमी मॉडल का मतलब हो गया कि एक मतलब साज सज्जा वाले जो मॉडल वो होते हैं विज्ञान के, तो वो एक जैसे अपन उसमें उस तरह से अपन यूज करते हैं, तो वैसा नहीं है, वो वर्किंग मॉडल है। तो वर्किंग मॉडल जो है हमने करीब 42 के करीब जो है हमने वर्किंग मॉडल हमने तैयार किए। तो उसमें क्या किया हमने, हम क्या है बच्चों के साथ में जैसे मोटिवेट करता था, मैं गाइड करता था, उनके साथ लगता था और उनको जो संसाधन जो है वो उपलब्ध करवाता था, साथ में मिलकर हम तैयार करते थे। हम क्या करते थे, कम्युनिटी बेस्ड साइंस लर्निंग, कम्युनिटी बेस्ड साइंस प्रोजेक्ट। मतलब कम्युनिटी की कोई जो प्रॉब्लम है उसको हम पिकअप करते थे। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि लेबर कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो हमने सीमेंट कैरी बैग जैकेट बनाया। अच्छा। और अपने मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमने पेशेंट फ्रेंडली बेड बनाया। ओके। हमने इसके अलावा डोमेस्टिक ऑटोक्लेव मशीन बनाई। ठीक है। घरेलू जो गृहिणी होती है उनसे रिलेटेड हमने इको फ्रेंडली चूल्हा बनाया। तो ऐसे करके हमने करीब 42 के करीब रूरल रेफ्रिजरेटर तैयार किया, और ऐसे करके 42 के करीब 42 के करीब हमने
साइंस प्रोजेक्ट जो है वो हमने तैयार किए थे, वो सारे वर्किंग थे और किसी न किसी प्रॉब्लम को पिकअप करके हमने वो तैयार किए थे उसको रिजोल्व करने के लिए। बाकायदा वो वर्किंग थे और उसमें से करीब 18 जो प्रोजेक्ट जो हैं उनको इंस्पायर अवार्ड मिला था और 2 जो हैं वो नेशनल लेवल का इनको इंस्पायर अवार्ड मिला था। टॉप 60 में, पूरे भारत में टॉप 60 में आए थे। अच्छा। इसके अलावा स्टेट लेवल पे काफ़ी सिलेक्ट हुए थे, काफ़ी हमने प्राइज भी काफ़ी जीते थे। करीब अराउंड अगर अमाउंट की बात की जाए तो हो सकता है 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा के जो हमने प्राइज वगैरह जो है वो साइंस एग्जीबिशन वगैरह में हमने मतलब कि जीते थे। इसका मेन कंसेप्ट यही था कि बच्चे जो है ना वो एक तो कम्युनिटी जो है, समुदाय जो है उससे जुड़े, समुदाय की समस्या को अपनी समस्या बनाए। वो समस्या कोई भी हो सकती है, अपने आसपास की हो सकती है, रूरल एरियाज की हो सकती है, शहरी क्षेत्र की हो सकती है, कोई भी तरह की समस्या हो सकती है। समुदाय से जुड़े, समुदाय की समस्या को अपनी समस्या समझे और उसके अलावा विज्ञान की सहायता से उसको हल करें ताकि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका अपने नेशन के प्रति, राष्ट्र के जो लोग हैं उनके प्रति जो है जिम्मेदारी का आभास हो। बिल्कुल सर। तो सर से अभी तक यही सीखने को मिला कि जितने भी आपके साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं उसको अपने साइंस के टीचर की हेल्प से बनाएं ताकि आपको भी इंस्पायर अवार्ड मिले, एज वेल एज जैसे सर ने अपनी बहुत सारी इनकम और जो सेविंग्स थी, इवन जो प्राइज मनी थी वो भी बच्चों का डेवलपमेंट के लिए लगा दी। तो सच ए ग्रेट ऑनर की मेरे लिए कि मैं सर के साथ में बैठा हूँ। और मैं बता दूं कि सर मैं भी साइंस स्ट्रीम से ही था और 1 साल मैंने भी सर टीचिंग करी है और जैसा आपने बताया कुछ मैंने भी वो चीज़ें अडॉप्ट करी थी क्लास के अंदर, प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पार्ट करने की, जिसकी वजह से आज बच्चों के अब तक मेरे पास में मैसेजेस आते हैं। तो इट्स बीन एन ऑनर कि मैं भी कभी ना कभी एक टीचर रहा हूँ। सर नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अपने स्कूल की तो काया पलट के बारे में बता दिया, बट अगर हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो आप स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट है वो 6 घंटे आपके पास में रहता है, उसके बाद में सर मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पेरेंट्स के साथ में रहता है। तो जो स्टूडेंट के जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आप पेरेंट्स तक कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनको बताते हैं? ये आपने क्वेश्चन जो है, ये जो आपने पुटअप किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर राजकीय विद्यालयों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभिभावकों को और ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता है। और कुछ क्या है कि समस्या ये भी रहती है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल के जो विद्यार्थी जो होते हैं उनके जो गार्जियन जो होते हैं वो ज़्यादातर लेबर कम्युनिटी या ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि उनके पास समय नहीं होता, वो तो अपनी जीविकोपार्जन के उसमें लगे रहते हैं, वो इतना समय भी नहीं दे पाते हैं और इतना ज़्यादा वो सजग भी नहीं होते हैं। भाई अशिक्षा कह लो या कोई अर्थ का अभाव कह लो, कुछ भी आप उस चीज़ को मान लीजिए, तो वो इतना समय भी नहीं दे पाते हैं और इतना मतलब कि वो जागरूकता भी नहीं होती है उनमें। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जो सरकार की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट की बात की जाए, तो वो टाइम टू टाइम पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। तो वो तो हमारा प्रोटोकॉल है और हम करते भी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो अभिभावक जो हैं उनको वो पीटीएम से जोड़ने का प्रयास करते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। मैंने इसके अलावा जो अपनी तरफ से जो प्रयास किए, मैं जिस स्कूल में रहता हूँ वहाँ के सभी बच्चों के पास मेरे कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं और उनके जो गार्जियन जो होते हैं उनके भी मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं। अच्छा। तो उनसे कंटिन्यू उनसे कनेक्टिविटी में रहता हूँ मैं, वो भी मेरे से कनेक्टिविटी में रहते हैं जी। कभी भी वो मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। अच्छा। और मेरी ये प्रायोरिटी रहती है कि भाई मतलब और किसी का फ़ोन अटेंड कर पाऊँ नहीं पाऊँ, लेकिन जो स्टूडेंट जो हैं और उनके गार्जियन, उनका फ़ोन ज़रूर अटेंड हो जाए। अगर किसी वजह से नहीं कर पाता तो मैं दोबारा कॉल बैक कर लेता हूँ। ठीक है सर। तो वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहती है। घर पे भी पहुँच जाते हैं, कोई भी इश्यू लेके, कोई भी छोटा सा इश्यू लेके घर पहुँच जाते हैं, अच्छा आदर करते हैं, चाय भी पिलाते हैं, कभी छाछ पीने को मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब समाज में शिक्षक के प्रति बहुत अच्छा दृष्टिकोण है और सम्मान भी बहुत है। बिल्कुल सर। अब इसमें क्या है कि कोई भी अगर स्कूल लेवल पे कोई इनोवेशन हो रहा है जी, तो उसमें उन गार्जियन की सहभागिता होनी चाहिए। उनको वो अचीवमेंट जो है, वो इनोवेशन जो है वो उन तक पहुंचना चाहिए कि ये देखिए कि ये हमारे स्कूल में ये इनोवेशन हुआ है, ये बच्चों के लिए हुआ है,
या आज भामाशाह जो है उन्होंने ये किया है, जी आज हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास हुई है। जी तो वो चीज जो है वो उन तक पहुंचनी चाहिए, चाहे उसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज करो, बिल्कुल। चाहे आप कम्युनिकेशन करो, आप उनसे कॉल पे बात करो। तो एक परिवार ही तो है। परिवार जो है, विद्यालय परिवार कैसे बनता है? शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक, ये तीनों जो है, ये शिक्षण का, तीन जो कड़ियां हैं, ये शिक्षण अधिगम की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। ये तीनों आपस में जुड़ी हुई रहती है तो ही शिक्षण अधिगम प्रॉपर रहता है। तो इसके लिए हमें कंटिन्यू हमें रहना चाहिए। लेकिन मुझे फिर भी महसूस होता है कि अभिभावकों को जो है, और आज के विद्यालयों में भी आपके विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको मन में हीन भावना लाने की आवश्यकता नहीं है। हम जो राजकीय विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और नवाचार भी बहुत कर रहे हैं। तो आपको ये कोई भी कभी भी दिमाग में नहीं लानी है कि भाई हमारा बच्चा जो है निजी विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है तो हमारे बच्चे को क्या वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप विश्वास रखिए और विद्यालय से जुड़िए। आप आइए, जब भी समय मिले आप आइए। और शिक्षकों को भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनसे कनेक्टिविटी रखें, उनके घर पहुंच जाए। क्या दिक्कत है, परिवार ही तो है। और अब मैं नेक्स्ट पूछना चाहूँगा आपसे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन कौन से अवार्ड्स हैं, ताकि वो भी मोटिवेट हों, वो भी आगे से आगे जाके अपने आप को एक्सपोज करें कि मैंने भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है। क्योंकि आपने अपना तो टीचर्स का तो बताया था अभी कि नेशनल अवार्ड है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में है, इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई करना चाहे तो कौन कौन से अवार्ड्स हैं सर? अवार्ड की अगर बात की जाए तो कई प्रोग्राम्स भी है गवर्नमेंट के, कई अवार्ड्स भी है जो मतलब साइंस फेयर वगैरह जो है वो तो ऑर्गेनाइज होते ही हैं, स्कूल लेवल पे भी ऑर्गेनाइज होते हैं जी। और उसके अलावा कोई अगर अपन बात की जाए तो जैसे इंस्पायर अवार्ड है। ओके। इंस्पायर अवार्ड मानक है। अच्छा। दोनों अलग अलग चीज है। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर? हाँ, इंस्पायर अवार्ड जो है वो मतलब कि वो हाई एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है। और इंस्पायर अवार्ड मानक जो है 6 to 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है। इसके अलावा इग्नाइट अवार्ड है जो भी APJ अब्दुल कलाम साहब हैं उनकी मेमोरी में वो दिया जाता है। जी सर। वो सबके लिए ओपन है। ओके। स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, सबके लिए वो ओपन है। ठीक है। इग्नाइट अवार्ड है, इंस्पायर अवार्ड है, इंस्पायर अवार्ड मानक है जी। और बाकी तो गवर्नमेंट की तरफ से कई अवार्ड होते हैं। अभी इसरो जो है उन्होंने एक प्रोग्राम भी चलाया, युविका प्रोग्राम। ठीक है सर। उसमें भी बच्चे जो है 9th और 9th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। युविका जो प्रोग्राम होता है उसमें जो ये जो इंस्पायर अवार्ड जिन्होंने लिया है या कोई साइंस फेयर में जिन्होंने वर्किंग मॉडल तैयार किए हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है जी। उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी जो हैं उनका भी प्रोजेक्ट मॉडल कंपटीशन होता है और भी कई कंपटीशन होते हैं और साइंस ओलंपियाड होते हैं, नेशनल भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ऐसे करके खूब है। मैं पूरी तो मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा लेकिन काफ़ी हैं ऐसी बात। कितने भी बहुत है सर। अगर जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर वो स्कूल के अंदर हैं, जिन भी अवार्ड का सर ने नाम लिया है, प्लीज़ जाके गूगल करिए, इनकी एलिजिबिलिटी पढ़िए और अभी क्या पता कि आप एलिजिबल हो और इससे पहले टाइम निकले आप प्लीज़ अप्लाई करिए। सर नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है उसको आप मॉडर्न तरीके से क्लास को कैसे इंटरेक्टिव बनाते हैं सर? मतलब अपना जो सब्जेक्ट है वो साइंस है सर, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर हर एक की स्टूडेंट को आप जो ध्यान है वो कैप्चर करना है तो या तो हमें वर्किंग मॉडल प्रेजेंट करना चाहिए या फिर हमें स्मार्ट क्लास के थ्रू दिखाना चाहिए। तो कैसा रहता है सर आपका क्लास का माहौल? क्लास का माहौल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैलेंस रहता है। ठीक है। उसमें क्या है कि चेंजेस आते रहते हैं जी। और लाने भी चाहिए। कभी स्मार्ट टीवी का यूज कर लिया, जैसे मान लीजिए कि हमें एटम के बारे में बताना है, सेल्स के बारे में बताना है, तो उसमें अपन स्मार्ट टीवी का अगर अपन यूज करें तो कैसे सेल्स के अंदर जा रहा है, कैसे DNA की स्ट्रक्चर आ रही है, कैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं जी। तो ये एक एग्जांपल है। तो उसमें जैसे अपन डिजिटल बोर्ड स्मार्ट टीवी जो है उसका यूज करते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है और अट्रैक्टिव भी लगता है।
ट्रेडिशनल मेथड जो है वो तो चलता ही है साथ में। बच्चों को जैसे नोट्स कोई भी, जैसे मान लीजिए कि बुक्स है, बुक्स के 2 पेज हैं, तो उस 2 पेज में उसका शॉर्ट नोट्स, मतलब उसका एब्स्ट्रैक्ट बना के टीचर को उनको प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा, वो बोर्ड पे आप उसको मेंशन कीजिए, बच्चे उसको नोट करें नोटबुक में, ये भी होना चाहिए। फिर कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमें मतलब लर्निंग बाय डूइंग का करना चाहिए। सिंपल सा मेथड है। आप मतलब ये ग्रेविटेशन जो है उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। ग्रेविटेशन जो एक्सीलरेशन होता है, जी स्मॉल जी जो होता है, वो ऑब्जेक्ट जो होता है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप मान लीजिए कि 2 हाथों में 2 ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एक भारी ले लीजिए, एक थोड़ी हल्की ले लीजिए, दोनों को एक साथ पर उसको मुक्त पतन कराइए, फ्री उसको छोड़ दीजिए, स्वतंत्रता पूर्वक उसको गिरा दीजिए, दोनों एक ही समय पर गिरती है। इससे रिलेटेड अपने जो मूसा की जो मीनार है, उन्होंने, वो साइंटिस्ट थे शायद, उनका नाम गैलीलियो था, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट भी किया था। मीसा की मीनार है, ठीक है। तो उसका कंसेप्ट यही था कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है, वो जो होता है वो ऑब्जेक्ट पे मास पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि समान ऊंचाई से आप हाथी को गिराओगे और चूहे को गिराओगे, दोनों एक ही समय पर नीचे आके गिरेंगे। तो सिंपल सी चीज, एक सिंपल से मेथड से अपन उसको ऑपरेट करके बता सकते हैं। आर्किमिडीज की थ्योरी है, ठीक है, उत्प्लावन बल है, उसको भी अपन समझा सकते हैं एक बाल्टी पानी और एक जग के माध्यम से। नेचुरल इंडिकेटर है, तो उसमें अपन हल्दी, बेस, जो सर्फ होता है, नींबू होता है, उसमें न्यूट्रलाइजेशन भी करके बता सकते हैं। तो मतलब रोजमर्रा की जो चीजें होती है उसका इस्तेमाल करके भी हम काफी चीजें जो हैं बच्चों को सिखा सकते हैं। ये लर्निंग बाय डूइंग हो गया। ठीक है। और इसमें जॉयफुल लर्निंग भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है। बच्चे क्या है कि मतलब साइंस क्या है कि एक अपने आप में जादू है, मैजिक है। तो बच्चे क्या है, मैजिक से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। पहले आप उनको वो चीज करके दिखाइए, वो देखेंगे कि यार ये तो मैजिक हो गया। मतलब मैं बताना चाहूंगा, आप साइंस के टीचर रहे हुए हैं तो आपको पता होगा इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट हैं, मेरे को तो शायद उसके 1% भी नहीं आता होगा, इतने एक्सपेरिमेंट है। और वो सारे रोजमर्रा के जो जीवन की जो चीजें होती है उनसे अपन यूज कर सकते हैं और उनसे बच्चों को अपन समझा सकते हैं। इतने ज्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सर। बच्चों को अपन वो करके दिखाते हैं, उनको मैजिक लगता है, फिर हम उनके पीछे उसका साइंस बताएं। तो वो जो लर्निंग होती है ना, वो लर्निंग बहुत इफेक्टिव होती है। कई हम TLM जो है उनका भी यूज कर सकते हैं। TLM हम बच्चों के साथ मिलकर खुद बना सकते हैं, बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है साइंस के, उनको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हो। हमने कई TLM बनाए भी हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इंसुलेटर और अपने कंडक्टर वगैरह है उसको कैसे देखना है, तो हमने खूब सारे TLM बनाए थे, उनका अपन यूज कर सकते हैं। तो ये जो है मतलब साइंस जो है इतना ज्यादा ब्रॉड है, सब ब्रॉड है कि उसमें तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है, असीमित संभावनाएं। हमें तो बस ये प्रयास करना है कि जो 40 मिनट की या 40 मिनट की जो क्लास है वो बच्चे मतलब दिल मांगे मोर, वो ऐसे नहीं कह रहे, धापे नहीं कह रहा सर। मतलब वो शिक्षक सक्सेसफुल है कि वो 40 मिनट की क्लास ले ली, बच्चे कह रहे हैं कि सर ये भी करा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या है कि नई नई चीजें हमें करनी पड़ती है, जादूगर भी बनना पड़ता है, मदारी भी बनना पड़ता है, तो ये सब चीजें होती है। तो टीचर के मतलब बहुत सारे रोल्स होते हैं। बिल्कुल, हाँ, मल्टीटास्कर होता है टीचर। अपडेट होना पड़ेगा, समय है साइंस का स्पेशली। अभी समय इतना नॉलेज का है, तो फिर गूगल में टीचर में फर्क क्या रहा? गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर बच्चे गूगल को ही टीचर बना लेंगे। बिल्कुल सही है। इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, टीचर को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। उसको इस तरीके से बताए कि मतलब बच्चे जो है ना वो समझ जाए कि भाई ये टीचर नहीं है, जादूगर है। तो सर फाइनली आप स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? फाइनल क्लोजिंग कमेंट सर। क्लोजिंग कमेंट तो मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों के लिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप में असीमित ऊर्जा, जिस प्रकार से सूर्य में असीमित ऊर्जा होती है, वैसे विद्यार्थी जो हैं, बच्चे जो हैं, उसमें असीमित ऊर्जा है। उस ऊर्जा का सदुपयोग कीजिए। और आपके सामने इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं, हमारे भारतवर्ष में इतने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मतलब कि अपने प्रयासों से अपना ही नहीं बहुत सारे लोगों का जीवन बदल दिया।
तो अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कीजिए, केवल रील की तरफ मत जाइए, रियल की तरफ जाइए। रील की तरफ मत जाइए, रियल की तरफ जाइए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चा अपने आप में एक खास बच्चा है। शिक्षकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, एक सिंपल सी बात है, शिक्षक वही बने जो आजीवन शिक्षार्थी बना रह सके। हमारे आदरणीय जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं, जिनके याद में जो नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, नेशनल टीचर डे, सॉरी, और उसी के उपलब्ध में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है वो उनकी स्मृति में ही मेरे को मिला था। जी सर। तो उनका एक कोटा है जो उसमें कहते हैं कि भाई शिक्षक वही बने जो आजीवन शिक्षार्थी बना रह सके। शिक्षक खुद शिक्षार्थी बना रहेगा, अपडेट रहेगा, तभी वो बच्चों को अपडेट रख पाएगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है। दूसरा, मैं शिक्षकों को ये भी कहना चाहूँगा कि आपके पास आपकी जो जिम्मेवारी है वो बहुत बड़ी है, समाज के दृष्टिकोण से, राष्ट्र के दृष्टिकोण से और एक शिक्षक के दृष्टिकोण से। अभिभावकों से भी ज़्यादा आपकी जिम्मेवारी है। आपके पास जो एक बच्चा जो है वो मात्र एक विद्यार्थी नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा जीवन है। और आपकी वजह से, मैं तो कहता हूँ सभी विद्यार्थियों की बात करता हूँ, अब एक भी विद्यार्थी का जीवन ऐसा बन जाता है कि वो राष्ट्र में अपना योगदान दे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बस आप शिक्षक बने रहिए और अपना जो शिक्षक धर्म है उसको निभाते रहिए। और बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा ही है, ख्वाब बड़े रखिए, उड़ान भरिए और उसके लिए मेहनत कीजिए। जी सर। तो सर, दिस वाज अबाउट दीपक जोशी सर। आपको पता ही लग गया होगा कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि राजस्थान के फुनसुक वांगडू हैं, तो आपको रीजन भी पता लग गया होगा अब तक कि इनको क्यों फुनसुक वांगडू कहा जाता है। जैसे ग्रेट वॉल ये बता रही है, इनके जो क्रेडेंशियल्स हैं ये सब बता रहे हैं। ये कमरा छोटा पड़ रहा है, इनके जो क्रेडेंशियल्स हैं मैं दिखा नहीं सकता कि कितने सारे लगे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने ये हमारा पॉडकास्ट देखा। थैंक यू सो मच। विल मीट अगेन विद अ न्यू पर्सन, विद अ न्यू पर्सनैलिटी। थैंक यू।